हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। दुनिया का सबसे ठंडा द्वीप लेकिन आज सबसे गर्म जंग की वजह बन चुका है। अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड, लेकिन यूरोप कहता है ये नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद ने नाटो को तोड़ने की कगार पर ला दिया है और अब यूरोपियन सेनाएं सीधे ग्रीनलैंड की जमीन पर उतर चुकी हैं। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, यह लड़ाई है अरबों के संसाधनों की, आर्कटिक की सैन्य ताकत की और भविष्य की वैश्विक सत्ता की। तो क्या ग्रीनलैंड बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का मैदान या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन? आइए मिलकर डिटेल में सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। चलिए आज एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं जिस पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। आर्कटिक महासागर के ठीक बीच में ग्रीनलैंड एक ऐसे टकराव का सेंटर बन गया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ अमेरिकी सरकार है जिसने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप इस इलाके में अपने हितों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो एक हैरान करने वाली बात हुई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, वो है ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों का आना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कई यूरोपीय देश इस स्ट्रैटेजिक आइलैंड पर अपनी सेना भेज रहे हैं, जिससे एक ऐसा तनाव पैदा हो गया है जो इस इलाके में कोल्ड वॉर के बाद से नहीं देखा गया। अब अमेरिका की इन बढ़ती एम्बिशंस के बीच ग्रीनलैंड और डेनमार्क का जवाब एकदम साफ और मजबूत रहा है। उन्होंने दुनिया को एक ही संदेश दिया है जो इस स्लाइड पर साफ दिख रहा है: ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये एक सीधी और अटूट डिप्लोमेटिक लकीर है जो खींच दी गई है। और यहीं से देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है, नाटो के सहयोगी देश आर्कटिक में एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? आखिर इस अजीब सी सिचुएशन के पीछे चल क्या रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सहयोगी देश आमने सामने आए कैसे। देखिए, ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हुई है, इसकी वजह यह है कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई। एक कॉमन ग्राउंड बनाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि बातचीत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से तनाव का बढ़ना तय था। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में ना दो एकदम अलग अलग सोच हैं। एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरा कब्जा चाहता है, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड अपने आत्मनिर्णय और आखिरकार डेनमार्क से भी आज़ादी का सपना देख रहा है। और यूरोप की ये मिलिट्री मौजूदगी, ये कोई जंग का ऐलान नहीं है, बल्कि अपनी हदें तय करने का एक साफ राजनीतिक सिग्नल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है? क्यों है वो इतना कीमती? दूसरे हिस्से में आइए उन स्ट्रैटेजिक वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस आइलैंड को दुनिया के सबसे ज़रूरी इलाकों में से एक बना दिया है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना ग्रीनलैंड का जो अनोखा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, है तो ये डेनमार्क किंगडम का हिस्सा, पर ये एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। इसकी अपनी सरकार है जो घरेलू मामले देखती है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जैसे ज़रूरी मामले डेनमार्क के कंट्रोल में हैं। और यही बात इस मामले को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो असल में तीन मेन वजहों से है जो इसे ग्लोबल टेंशन का सेंटर बनाती हैं। इसकी टॉप क्लास मिलिट्री पोजीशन, आर्कटिक की बदलती जियोपॉलिटिक्स में इसका सेंट्रल रोल और इसके जबरदस्त अब तक अनछुए नेचुरल रिसोर्सेज की पोटेंशियल। अगर मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड समझिए आर्कटिक का वॉच टावर है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच इसकी लोकेशन इसे नॉर्थ अटलांटिक में निगरानी और डिफेंस के लिए एक बहुत ही जरूरी जगह बनाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पिटुफिक स्पेस, जिसे पहले थुले एयरबेस के नाम से जाना जाता था। यहीं से अमेरिका मिसाइल डिटेक्शन और स्पेस सर्विलेंस जैसे क्रिटिकल सिस्टम चलाता है। असल में ये आर्कटिक अर्ली वार्निंग सिस्टम की आंखें और कान हैं। मतलब इस बेस पर जिसका कंट्रोल है, उसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल जाती है। लेकिन देखिए, ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ मिलिट्री तक ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज यहाँ गेम के सारे नियम बदल रहा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और बेशकीमती रिसोर्सेज तक पहुंचना आसान हो रहा है, जो आर्कटिक को ग्लोबल कंपटीशन का एक नया मैदान बना रहा है। और इस नए ग्रेट गेम में कौन कौन खिलाड़ी हैं वो एकदम साफ है। रूस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, चीन पोलर सिल्क रोड नाम से एक नया ट्रेड रूट बनाने की फिराक में है, और नेटो एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के साथ इस असर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी नंबर पर लेकर आता है जो इस लड़ाई के इकोनॉमिक पहलू को दिखाता है: 25। तो 25 का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे यूरोपियन यूनियन द्वारा पहचाने गए 34 क्रिटिकल मिनरल्स में से 25 मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कॉपर, सोना, हीरे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़रूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल का मतलब है भविष्य की सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल। अब देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन पर यूरोपियन ताकतें रिएक्ट कैसे कर रही हैं। आइए ज़रा उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स को एनालाइज करते हैं। अब देखिए, ऑफिशियली तो यूरोप कह रहा है कि एक रूटीन कोऑपरेशन है, आर्कटिक की तैयारी है। लेकिन इस डिप्लोमेटिक भाषा के पीछे वॉशिंगटन के लिए एक बहुत सीधा साधा मैसेज है। यूरोप इस इलाके में कोई भी एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट है और सोवेनिटी पर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। ये जो सहयोगियों के बीच टकराव है, इसका असर नाटो पर पड़ना तो तय ही था और ये दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस की एकता का टेस्ट ले रहा है। हाँ, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नेटो के हिस्ट्री में ऐसी दरारें पहले भी आई हैं, जैसे 2003 का इराक वॉर या हाल ही में हुआ ऑकस सबमरीन डील, जिसने फ्रांस को बहुत नाराज किया था। ग्रीनलैंड का ये संकट बस उसी कड़ी में एक नया चैप्टर है, जो इस अलायंस की अंदरूनी कमजोरियों को सामने ला रहा है। अब ये सिचुएशन नेटो को एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में डाल देती है। वो अपने एक मेंबर डेनमार्क की सॉवरेनिटी की रक्षा कैसे करे बिना अपने सबसे शक्तिशाली मेंबर अमेरिका को सीधे तौर पर चैलेंज किए। ये एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है, जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? आइए इस आर्कटिक कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल असर को समझते हैं और जानते हैं कि ये हम सभी को कैसे प्रभावित करता है। दुनिया भर से रिएक्शन आने में ज्यादा देर नहीं लगी। रूस इस सिचुएशन का इस्तेमाल मिलिटराइजेशन के खिलाफ चेतावनी देने के लिए कर रहा है, जबकि वो खुद अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन न्यूट्रल होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें साफ तौर पर मिनरल्स और ट्रेड रूट्स पर हैं। और इन सब के बीच ग्रीनलैंड के लोग जोर शोर से अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं और किसी भी विदेशी दखल को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूर तक जाने वाले हैं। आर्कटिक अब कोई दूर दराज का इलाका नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है। ये टकराव इंटरनेशनल लॉ के नियमों को चैलेंज करता है, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स निकालने पर बहस को और तेज करता है, और तो और नेटो अलायंस की एकता पर ही सवाल खड़े कर देता है। और आखिर में ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम को डिफाइन करता है। जब पावर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कानून आमने सामने आते हैं, तो जीत किसकी होती है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ आर्कटिक का, बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ग्रीनलैंड के बारे में जो भी जानकारी थी आप सभी को डिटेल में समझ में आई होगी। आप सभी यूएसए के रुख के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।